सो हेलो नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज द जनरल डिफेंसेस। हम उसका पार्ट 2 कवर करेंगे आज। तो इस पार्ट 2 में बेसिकली हम चार टाइप ऑफ डिफेंसेस कवर करने जा रहे हैं। पहला क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा है प्राइवेट डिफेंस। थर्ड है मिस्टेक एंड फोर्थ इज नेसेसिटी। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं एक्ट ऑफ गॉड एज अ डिफेंस। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन जो हमने इनएविटेबल एक्सीडेंट में देखे थे सारे इंग्रेडिएंट्स, हम बेसिकली उनको यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा और वो क्या होगा, नेचुरल फोर्सेस का। और एक फैक्टर जो कि हमने इनएविटेबल एक्सीडेंट में देखे था, ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको हम हटा देंगे। तो बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड होगा क्या? इट रिफर्स टू एन इनएविटेबल एक्सीडेंट विच इज कॉज्ड एक्सक्लूसिवली बाय नेचुरल फोर्सेस। तो जब भी अगर कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट मिस हैपनिंग नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती है, जैसे कि फ्लड्स, स्टॉर्म्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, तो उस केस में क्या हम बोलेंगे, वो है एक्ट ऑफ गॉड। तो अगर नेचुरल फोर्सेस पिक्चर में आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ गॉड हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ तीन कंडीशंस भी हैं। तीन कंडीशंस जो कि हम इसमें देखेंगे हेल्सबरी लॉस ऑफ इंग्लैंड में। तो उसमें तीन चीजें बोली थी। पहला क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये होगा कि ऐसी चीज, ऐसा इंसिडेंट कभी पहले हुआ ही नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में ये चीज इस इंसिडेंट के पहले हुई ही नहीं थी। दूसरा क्या है, अनफोर्सेबल। अनफोर्सेबल हियर इन मीन्स कि मतलब उसको कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट। थर्ड क्या है, इट इज अनअवॉइडेबल बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन करिए, आप पूरे मेजर्स अप्लाई करिए, स्टिल इट इज एन अनअवॉइडेबल। देन हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। तो क्या हुआ, नेचुरल फोर्सेस थी, उसकी वजह से इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा एक्स्ट्रा एक्सीडेंट ना पहले कभी हुआ था। एंड इट इज टोटली अनफोर्सिएबल एंड इट इज टोटली अनअवॉइडेबल बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड के हम लोग इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। पहला इंग्रेडिएंट हमारा आता है नेचुरल फोर्सेस आर इट। मतलब जो हमारी नेचुरल फोर्सेस जैसे कि एक्सेसिव रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, टाइड्स, ये सारी चीजें आती है ना, नेचुरल फोर्सेस जो कि ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है। तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फोर्सेस। और इसमें कोई भी ह्यूमन के एक्शंस नहीं होंगे, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहती। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होती है तो हम किसके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे, हम इनएविटेबल एक्सीडेंट के इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे। और दूसरा क्या है, ये कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनफोर्सिएबल इवेंट। इतना ऐसा इवेंट कि कोई कभी रीजनेबली एंटिसिपेट कर ही ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं हैवी रेनफॉल। इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई एक सर्टेन प्लेस पे कि इससे पहले वो हैवी रेनफॉल कभी हुई ही नहीं थी। इट इज टोटली अनफोर्सिएबल एंड इट इज टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ह्यूमन इंटरवेंशन अगर हम लोग बोले, हम प्रॉपर केयर एंड कॉशन लेते भी, स्टिल इट इज अनअवॉइडेबल। देन इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन एक्ट ऑफ गॉड। और उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लड्स वगैरह आ गए। तो ये था हमारा एक्ट ऑफ गॉड के दो इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल फोर्सेस एट प्ले एंड द इवेंट शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड अनफोर्सेबल इवेंट। नाउ मूविंग फर्दर, इसके दो केसेस हैं। पहला केस हम देखते हैं नेकोलस वर्सेस मार्शलैंड का। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा डिफेंडेंट होता है ना, वो डैमिंग करता है। डैमिंग करता है मतलब जैसे कि डैम्स वगैरह होते हैं, उसके आसपास आप एक पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए एक वॉल्स क्रिएट कर देते हैं। और आपने क्या किया, उन वॉल्स को क्रिएट कर दिया, और इसने एक ऐसे ही ये डिफेंडेंट ने किया, डिफेंडेंट ने वहां पे आर्टिफिशियल लेक बना दी। और उस वॉल्स वगैरह को क्रिएट करके एक आर्टिफिशियल लेक तैयार की। अब होता है कि वहां पे इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है कि वो जो आर्टिफिशियल लेक होती है ना, वो कोलैप्स हो जाती है। और उसकी वजह से जो आसपास के ब्रिजेस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस केस में क्वेश्चन ये आता है कि एक्ट ऑफ गॉड लगेगा। तो कोर्ट ने बोला कि इस केस में एक्ट ऑफ गॉड लगेगा। क्यों लगेगा, कि हम पहले वो इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। क्या नेचुरल फोर्सेस थी? हाँ थी, हैवी रेनफॉल हुई थी। ह्यूमन एक्शन का इंटरवेंशन था? नहीं था। इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था? यस, इससे पहले कभी इतनी रेनफॉल हुई ही नहीं। अनफोर्सिएबल था? क्या कोई एंटिसिपेट कर सकता था कि ये भी हो सकता है, इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी और वो आर्टिफिशियल लेक टूट जाएगी? नहीं, ये भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा केस है हमारा रामलिंग नादर वर्सेस नारायण रेड्डी। तो इस केस में होता क्या है, जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो गुड्स को लेके जा रहा होता है डिलीवरी के लिए। और बीच में ही कुछ मॉब वगैरह आते हैं तो उसके गुड्स को चुरा लेता है, उसके गुड्स को लूट लेता है। तो होता क्या है इसमें, अब वो बोलता है कि इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड।
तो अब इसमें कोर्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो गया, ह्यूमन एक्शन की वजह से ये एक्ट हुआ। यहाँ पे कोई नेचुरल फोर्सेस क्लेम ही नहीं थी, नेचुरल फोर्सेस की वजह से नहीं हुआ। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि आपका ये डिफेंस इस केस में नहीं लगेगा। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास आता है एक्ट ऑफ गॉड versus inevitable accident. It is very important to understand the thin lining between them. So, act of God में क्या होता है? It is caused only by the natural forces. But inevitable accident में ये सिचुएशन नहीं है। Inevitable accident कैसे होता है? It may involve the human factors. और फॉर एग्जाम्पल एक्ट ऑफ गॉड में हम लोग सुनामी ले सकते हैं। इनिविटेबल एक्सीडेंट में सपोज करो कार से लेके जा रहे थे, सडन ब्रेक फेलियर हुआ, ऑल प्रिकॉशंस आपने लिए थे, ड्यू केयर एंड कॉशन की थी, बट स्टिल एक्सीडेंट हो, देन इट कम्स अंडर द इनिविटेबल एक्सीडेंट। तो मेन रीजन क्या है? यहाँ पे नेचुरल फोर्सेस होंगे एक्ट ऑफ गॉड में, इनिविटेबल एक्सीडेंट में नेचुरल फोर्सेस नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्ट ऑफ गॉड है वो कब नहीं लगेगा। अभी हमने डिस्कस किया, पहला क्या होगा? ह्यूमन इंटरवेंशन, फॉर एग्जाम्पल मॉब थेफ्ट जो हमने केस देखा। दूसरा क्या होगा? फोर्सिबल इवेंट्स। फोर्सिबल इवेंट्स मतलब जो नेचुरल कोर्सेज में इवेंट हो रहे थे, फॉर एग्जाम्पल रूटीन रेनफॉल। आपने क्या, एक कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया। अब उसने उस ब्रिज को जब कंस्ट्रक्ट किया तो वहां उस एरिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमेशा होती थी उस पर्टिकुलर सीजन में। लेकिन उसने उस चीज को जानते हुए भी वो ब्रिज क्या, वो कोलैप्स कर गया बारिश में। देन इट इज अ रूटीन रेनफॉल, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। इट इज नॉट समथिंग विच इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनफोर्सेबल एंड अनअवॉइडेबल, ये तीन वर्ड्स याद। लास्ट क्या है? नेग्लिजेंस। अब सपोज करो कि एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करता है कि उस कंस्ट्रक्शन में उसका नेग्लिजेंस की वजह से, उसने प्रॉपर मटेरियल यूज नहीं किया, उसने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए, उसकी वजह से वो गिर जाता है कंस्ट्रक्शन, वो वॉल गिर जाती है। तो इट इज अ केस ऑफ अ नेग्लिजेंस, यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड नहीं लगेगा। नाउ मूविंग फर्दर, हमारा नेक्स्ट डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस होल्ड्स अ क्रूशियल इंपॉर्टेंस बिकॉज यहाँ पे ये क्रिमिनल लॉ में भी है और टॉर्ट्स में भी है। अगर हम टॉर्ट्स की बात करते हैं अभी बेसिकली, तो प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन के पास पावर है कि वो अपनी बॉडी एज वेल एज प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। समटाइम्स होता क्या है, इस प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या यूज करना पड़ता है? फोर्स यूज करना पड़ता है। देन वो फोर्स को यूज करना ही प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन क्या एवरी फोर्स को यूज करने पे हम बोलेंगे कि ये प्राइवेट डिफेंस है? ऐसा नहीं है, देयर आर एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। तो सबसे पहले, फोर्स अलाउड ओनली अगेंस्ट द ऑन गोइंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो पर्सन थे, ए और बी। ए बी की तरफ भाग के आता है स्टिक लेके मारने के लिए, लेकिन वो बीच रास्ते से ही लौट के वापस चला जाता है। अब क्या करता है, बी क्या करता है, बी एक स्टोन उठाता है और उसको मारने के लिए वापस जाता है। तो इट इज नॉट एन ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन, ये ऑन गोइंग एक्ट नहीं हुआ, इसीलिए बी ये फोर्स यूज नहीं कर सकता है। और दूसरा क्या कंडीशन, और इमीडिएट हार्म। जो हार्म होना चाहिए ना वो इमीडिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के सिर पे बंदूक रख दी, एंड बी इस गाइस में कि वो उसको शूट कर देगा, वहां पे वो सडनली वहां पे चिल्लाने लगता है और वहां पे एक पत्थर पड़ा होता है, पत्थर को उठा के मारने वाला होता है एक। तो दिस इज एन इमीडिएट हार्म। अब सपोज करो ए और बी के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, और ए को बी को पता है कि ए जो गन लिए है वो हॉलो, उसमें कोई वो नहीं है, वो नहीं है मैगजीन या फिर वो नहीं है, बुलेट्स नहीं है उसमें। तो स्टिल वो क्या करता है, स्टिल वो एक रॉड उठाता है और उसको मारने चला जाता है। तो इट इज नॉट एन इमीडिएट हार्म, इट इज नॉट अ प्री एम्पशन, इट इज अ रिटेलिएशन हियर। सो इट इज अ रिटेलिएशन इन दिस केस। सो आप यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है, फोर्स मस्ट बी इसेंशियल टू रिपील द डेंजर। मतलब आपको फोर्स यूज करनी ही पड़ेगी उस डेंजर को रिपील करने के लिए, उस डेंजर से लड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी की लैंड पे जाता है, बी की लैंड पे जाता है, और बी देख लेता है कि अरे ये मेरी लैंड पे आ रहा है, और बी सडनली वहां पे क्या करता है, बी सडनली उसके ऊपर स्टोन पत्थर फेंकना चालू कर देता है। तो जैसे ही भी पत्थर फेंकना चालू कर देता है, तो यहाँ पे क्या, उसने फोर्स का यूज किया। लेकिन क्या इस केस में फोर्स की जरूरत थी ए को भगाने के लिए? वो सिंपली भी तो बोल सकता है कि वाई आर यू कमिंग इनटू माय लाइन, आप यहाँ से जाइए। मे बी वो ए मिस्टेकनली उसकी लैंड पे आया हो। तो यहाँ इस केस में हमें फोर्स की जरूरत नहीं थी, तो प्राइवेट डिफेंस आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। लास्ट क्या है, रिस्पॉन्स मस्ट मैच द थ्रेट। ये बहुत क्रूशियल है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए किसके बीच में, थ्रेट और आपके प्राइवेट डिफेंस के बीच में। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल, ए आपकी तरफ लेके आता है एक छोटा सा स्टिक, आप ए बी की तरफ लेके आता है छोटा सा स्टिक उसको मारने के लिए,
और बी क्या करता है, बी सडनली अपनी गन निकालता है और ए को मार देता है। तो इस केस में क्या जो फोर्स था वो प्रोपोर्शनल था? नहीं था। इसीलिए इस केस में प्राइवेट डिफेंस नहीं लगेगा। फोर्स मस्ट मैच द थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल नो शॉर्ट्स फॉर स्लैब्स इसमें डाले। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कैसी होनी चाहिए आपकी, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर फोर्स की जरूरत है, फोर्स मस्ट बी इसेंशियल, तभी फोर्स का यूज हो। और कैसे होगा, ऑनगोइंग और इमीडिएट हार्म के लिए, ये हमारे थे इसकी इसेंशियल कंडीशन। नाउ मूविंग फर्दर, हम इसको प्रॉपर्टी के लिए भी यूज करते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, कुछ एक्ट्स होते हैं जो परमिटेड है, कुछ प्रोहिबिटेड। परमिटेड एक्ट्स में आप बोल सकते हो इट इज अ वैलिड प्राइवेट डिफेंस, बट प्रोहिबिटेड एक्ट्स में नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आप वो मेजर यूज कर रहे हैं, जो आपने मेजर यूज किया यहाँ पे हार्म को मिटिगेट करने के लिए, वो दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं परमिटेड एक्ट्स, जैसे कि आपने वायरिंग कर दी, गार्ड डॉग्स लगा दिए, स्पाइक्स विद वार्निंग। तो ये जो चीज है ना, ये परमिटेड है, इट इज अ रीजनेबल। बट अगर आप स्प्रिंग गन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन इट इज सन प्रोहिबिटेड। आप यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते। क्यों? प्राइवेट डिफेंस की कंडीशन क्या थी? प्राइवेट डिफेंस की कंडीशन ये थी, रिस्पॉन्स मस्ट मैच द थ्रेट एंड फोर्स मस्ट बी इसेंशियल टू रिपील द डैमेज। तो यहाँ पे अगर आपका इस जो अगर आप लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स, स्प्रिंग गन्स यूज करते हो, रिस्पॉन्स विल नॉट मैच द थ्रेट। इसी का एक केस लॉ था, बर्ड वर्सेस हुड। तो इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो अपने अपनी प्रॉपर्टी पे वो स्प्रिंग गन लगा देता है। तो हमारा जो ट्रेसपासर होता है, जो प्लेंटिफ होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है एज अ ट्रेसपासर, और वो स्प्रिंग गन्स की वजह से उसको हार्म हो जाता है, वो स्प्रिंग गन्स उस पर अटैक करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसको एक हार्म होता है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है यहाँ पे ये प्रिंसिपल, रिस्पॉन्स मस्ट मैच द थ्रेट। रीजनेबल फोर्स यूज नहीं किया है यहाँ पे आपने, आपने अननेसेसरी और एक्सेसिव फोर्स यूज किया, इसीलिए ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे दो केसेस हम यूज करेंगे। पहला केस कौन सा है, रामानुजा मुताली वर्सेस एम कम। तो इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो अपनी फील्ड के अराउंड लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स लगा देता है, और उस लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स की वजह से प्लेंटिफ इंश्योर हो जाए। तो इसमें क्या बोला, फोर्स जो आपने यूज किया है प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज एक्सेसिव, हेंस नो प्राइवेट डिफेंस। सेम केस था क्रेसवेल वर्सेस सिरिल का। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डिफेंडेंट होता है वो एक लैंड को ओन करता है, उस लैंड में क्या करता है, उसके फार्मिंग वगैरह करता है, कैटल होते हैं उसके, पिग्स वगैरह ये सब रखता है। तो उसमें होता है क्या, प्लेंटिफ का डॉग होता है वो उसमें एंटर कर जाता है और उसमें अटैक करना चालू कर देता है। तो इसमें क्या करता है, जो हमारा डिफेंडर वो डायरेक्टली उसको शूट कर देता है, डायरेक्ट शूट कर देता है। तो इसमें कोर्ट दो क्वेश्चंस को आंसर करता है। क्या उस शूटिंग का कोई ऑल्टरनेटिव था? हाँ था, आप उसको नॉर्मली भगा सकते थे। दूसरा क्या था, रीजनेबल बिलीफ इन नेसेसिटी। क्या आपने ये नेसेसिटी में किया? नहीं किया, आपने एक्सेसिव फोर्स को यूज किया, वो भी अनप्रोपोर्शनल मैनर में। तो इसलिए आपका प्राइवेट डिफेंस इस केस में नहीं लगे। सो अब हम देखते हैं मिस्टेक एज अ डिफेंस। सो मिस्टेक बेसिकली होता क्या है, व्हेन देयर इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ अनदर पर्सन बट अंडर द ऑनेस्ट बिलीफ। सपोज ए ने बी के राइट को इन्फ्रिंज कर दिया, बट वो कैसे हो, मिस्टेकिंगली हुआ। अब मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये होता है, सपोज ए बी के लैंड पे एंटर कर, और वो सोचता है कि ये पब्लिक वे है, मतलब यहाँ से नॉर्मल जनता जाती है, और इस प्रिटेक्स्ट के साथ वो वहां पे एंटर करता है, इस बिलीफ के साथ वो एंटर कर सकता है। बट वो जो बी का लैंड है ना, वो बी से बिलोंग करता है, तो वो क्या होगा, ए का एक्ट यहाँ पे क्या होगा, ट्रेसपास होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, सपोज एक फॉरेनर इंडिया में आता है और वो इंडिया में आके ड्रग्स बेचना चालू, और फिर वो उसको पकड़ के ले जाता है, तो वो डिफेंस क्या देता है कि आई ही इज नॉट अवेयर अबाउट द सेम, मुझे ये चीजें नहीं पता है कि इंडिया में ड्रग्स बेचना लीगल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। सो यही दो मैगजीन्स यहाँ पे हैं, इग्नोरेंशिया juris non excusat, which means that mistake of fact is not excusable, and ignorantia facti excusable, which says that the ignorance of fact is an excuse. But अगर हम टॉट की बेसिकली टॉट की बात करें, तो टॉट में मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों ही डिफेंस की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हम यूज करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो बेसिकली अगर हम लोग जनरली बोले तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ टॉर्ट्स में यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा ना टॉर्ट में, वो एक्ट के ऊपर रहेगा, डिफेंडेंट के बिलीफ के ऊपर नहीं रहेगा। सपोज एक
ए एंटर्स इनटू द लैंड ऑफ बी अंडर द गाइस दैट इट इज अ पब्लिक वे, मैंने अभी बोला था। तो ये जो उसका एंटर करना है दैट इज एन एक्ट एंड दैट एक्ट इज अ ट्रेसपास। तो टॉट्स में फोकस किस पे रहेगा, एक्ट के ऊपर, ना कि पर्सन के बिलीफ पे जिसने वो टॉट कमिट किया है। नाउ मूविंग फर्दर हमारे पास आता है केस लॉ। इस केस में क्या है, कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस। तो इसमें जो ऑक्शनर होता है वो मिस्टेकिनली क्या करता है, दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा देता है। तो इसमें ये यही बोलता है कि मैंने मिस्टेकनली ये कंडक्ट किया है, लेकिन कोर्ट क्या बोलता है दैट इट इज इवन दो आपने मिस्टेकनली किया बट टॉर्ट के अंदर आप लायबल होंगे बिकॉज इट बिलोंग टू अ डिफरेंट क्लाइंट। सो इसीलिए आप किसके अंदर होंगे, टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए लायबल होंगे, ऑल्दो देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, स्टिल यू आर लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ एक्सेप्शन मैंने बोला था आपको दैट इन द मिस्टेक्स ऑफ डिफेंस देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। तो सबसे पहला एक्सेप्शन आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। व्हाई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, बिकॉज इसका बेसिक इंग्रेडिएंट ही इंटेंशन को कंटेन करता है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में इंटेंशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर उसका इंग्रेडिएंट ही इंटेंशन हुआ तो उसके लिए आपको लेबल करने के लिए क्या खाना पड़ेगा कि इंटेंशन थी। इसीलिए यहाँ पे बिलीफ मैटर करता है और आप मिस्टेक को डिफेंस ले सकते हैं। और दूसरा क्या है, डिसीट एंड फ्रॉड, यहाँ पे भी इंटेंशन का काम है। थर्ड क्या है, वाइकेरियस लायबिलिटी, जहाँ पे मास्टर क्या लायबल होगा, सर्वेंट के एक्ट के लिए। लेकिन अगर सर्वेंट मिस्टेक में एक्ट करता है तो मास्टर लायबल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हम आगे के टॉट्स में देखेंगे। सो नाउ मूविंग फर्दर, टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ में मिस्टेक ऑफ डिफेंस में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम लोग टॉर्ट की बात करें, टॉर्ट में हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, इसको हम लोग डिफेंस की तरह नहीं कंसिडर करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, लेकिन क्रिमिनल लॉ में इसको प्रॉपर जनरल डिफेंसेस के चैप्टर में डाला हुआ है एंड इसको यूज किया जाता है। सेक्शन 76 टू 79 इससे डील करते हैं, आईपीसी के। बीएनएस में डिफरेंट होंगे। और यहाँ पे क्या है, टॉर्ट में कॉम्पनसेशन फॉर हार्म है, और यहाँ पे क्या है, पनिशमेंट इंटेंशन के लिए देते हैं। टॉर्ट में बेसिकली हमारा मोटिव क्या है, कॉम्पनसेट करना। इसीलिए हम इसीलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को एज अ डिफेंस नहीं लेते हैं, एक्सेप्शंस, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन फॉर द सेम जो भी बताए। नाउ मूविंग फर्दर, ये था हमारा मिस्टेक। तो अब हमारे बचते हैं दो डिफेंसेस, एक नेसेसिटी और एक है स्टैट्यूटरी पावर वाला डिफेंस। तो ये दोनों डिफेंस हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर।